ये भी कर लोगे तो भी तुम पास हो जाओगे। सवाल ये उठता है कि सर ये तो हमें पता है, पॉइंट्स यहां जरूर होंगे बट वो इधर नहीं लिख पाओगे। इन चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या एडिशनल पढ़ा जा सकता है? देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि एनालिसिस के बेसिस पर आती हैं। अब ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है, इसमें तुम्हारे पास एक यूनिट 3 है और ये पूरी यूनिट आपका 19 नंबर की है। एक क्वेश्चन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के ऊपर क्या डिफरेंस है, इनके बेसिस पर आपका कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इनको भी आपका एक जगह आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक जो तुम्हें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखेंगे वो ये रखेंगे कि कई बार आपका ना ये टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती हैं, बीपीओ, आउटसोर्सिंग, केपीओ, डिपार्टमेंटल स्टोर। इसमें सबसे बेसिक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो डिस्कस हाउ सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल सर्व एज अ मेजर गेटवे ऑफ कॉमर्स। एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं ये रामबाण हो सकते हैं। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। भाई साहब आज तुम आए हो इस बहुत ही बेहतरीन से एक स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर, जिसमें आज आपको जानने को क्या मिलने वाला है। ये पीछे धरती तो घूमती हुई दिखाई दे रही है बट उससे ज्यादा तुम्हारा ध्यान कहां जाना चाहिए? 5 मेजर चैप्टर्स के ऊपर। ये जो 5 मेजर चैप्टर है ना, ये तुम्हारी जिंदगी शायद आपका बदल कर रख दें, क्योंकि अभी तक जितनी भी तुमने क्लासेस पढ़ी हैं या तुम जिन क्लासेस को पार कर कर आए हो, शायद उनके बारे में अगले 3 महीने के बाद कोई तुमसे पूछे या ना पूछे, पर जिस क्लास में तुम अभी हो ना, उस क्लास के बारे में तुमको रिपीटेडली पूछा जाएगा। चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे तुम आपका साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे किसी भी आपका स्ट्रीम को तुम रखते हो, तुम हमेशा आपका एक बर्डन या फिर आपका इस मार्कशीट को लेकर घूमोगे अपने साथ। क्यों? क्योंकि ये क्लास है आपकी बोर्ड्स की क्लास सर, और इसीलिए मैं आपकी स्ट्रेटेजी में कुछ एडिशनल लेकर आया हूं, और वही एडिशनल आपके पास क्या है? 5 मेजर चैप्टर्स। अगर इस 5 मेजर चैप्टर्स के बारे में बात करें तो ऐसा हो सकता है कि तुमने ये चैप्टर्स अब तक देख लिए होंगे, क्योंकि अब पेपर आ रहा है तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे किताबें खुलने लग गई हैं। तो उन 5 चैप्टर्स में से एक किताब है तुम्हारे पास जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है, इसमें तुम्हारे पास एक यूनिट 3 है और ये पूरी यूनिट आपका 19 नंबर की है, जिसमें एक चैप्टर आता है प्राइमरी एक्टिविटीज, एक चैप्टर आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज, एक आता है टर्शरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज, एक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक है इंटरनेशनल ट्रेड, और एक और चैप्टर मैं दूसरी बुक से आपका इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, जिसमें है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। इन 5 के बाद आपका इस चैप्टर को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि ये 5 नंबर का है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो हमें पता है, और हर दूसरा इंसान आजकल आपका ये बता देता है यूट्यूब पर आकर कि ये 5 चैप्टर पढ़ लो और 5 चैप्टर पढ़कर आपका तुम्हारा भला हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि आप तो सिर्फ स्ट्रेटेजी बताने आए हो, आपने हमें पढ़ाया तो है नहीं अभी तक, और जब आपने हमें पढ़ाया ही नहीं है तो आपके इन चैप्टर्स का हम करेंगे क्या? हमें कैसे पता लगेगा कि हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो भैया उसके लिए भी आपकी व्यवस्था की जा रही है, आप ही के लिए अभी काम चल रहा है, और मैं वादा करता हूं आपसे कि जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, जब वो पूरी मैराथन आपका चलेगी, जब वो चीजें आपका कनेक्ट होती हुई आएंगी, तो तुम्हें ये बात पता लग जाएगी, तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे तुम उस चीज को कनेक्ट करते हुए, कैसे तुम उन चीजों को आपका याद करते हुए, कैसे उन जितने भी चीजों को जो तुम छोड़कर बैठे हो, सारी चीजों को मेरे साथ कैसे कवर कर जाओगे। और मैं तुम्हें वादा दिलाता हूं कि जब अपन एक बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बैक टू बैक तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें आ जाएंगी कि तुम भी कहोगे कि भैया मान गए, जो पूरे साल आपका लोगों ने नहीं कराया वो आपने कुछ समय में आपको कराकर दे दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो, और मतलब कमेंट्स में ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी क्या है, ये मतलब ये मान लो कि ये चैप्टर्स मैंने तुम्हें इसलिए बताए हैं ताकि तुम इनको एक बार रिवाइज करो। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और आएगा कि देखो आपने ये तो बता दिया, पर हम इसलिए तो नहीं आए हैं ये वीडियो देखने। तो किस लिए आए हैं? हम आए हैं इसलिए कि ताकि आप हमें ये भी बता सको कि इन चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या एडिशनल पढ़ा जा सकता है। देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि एनालिसिस के बेसिस पर आती हैं। अब जैसे चैप्टर 4 की तरफ तुम जाओगे तो प्राइमरी एक्टिविटीज तुमने पढ़ी, इसमें सबसे बेसिक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इकोनॉमिक कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई हैं और इकोनॉमिकली आपको क्या कर रही हैं? बूस्ट कर रही हैं। ऐसे ही प्राइमरी एक्टिविटीज, कैसे रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, बाकी सारी चीजें आपका इसके साथ एसोसिएटेड है, और क्या उनके बेनिफिट्स हैं और क्या उनके आपका डीमेरिट्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो। इसके बाद पेस्टोरल नोमैडिज्म, ये भी आपका एक नोमैड्स कौन है, जो आपका कैसे खेती में एंगेज्ड हैं या कैसे उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसके बाद फूड गैदरिंग वाले लोग और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कभी कभार डायरेक्टली आपका पेपर के अंदर आ जाता है।
एक क्वेश्चन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म और कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के ऊपर क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी जब आप अपनी आंसर राइटिंग करें तो उसको प्लीज एक बार आपका कहीं पर लिखकर जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये लिख के नहीं देखा तो पॉइंट्स यहां जरूर होंगे बट वो इधर नहीं लिख पाओगे। क्लियर है? इसके बाद प्राइमरी सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। इसके अलावा एक डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। अब ये कैसे आपका बेसिकली एसोसिएट होगा, कैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर एसोसिएट हो सकती है कमर्शियल फार्मिंग के साथ, ये तुमको आपका समझना पड़ेगा। इसके बाद कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फार्मिंग प्रैक्टिस इन द डेवलपमेंट या डेवलप्ड अर्बन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन से डेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पर कैसे फार्मिंग की जाती है, कहीं पर प्लेन से की जा रही है, कहीं पर हथौड़ा है, कहीं पर ट्रैक्टर ट्राली है, कहीं पर कुछ है, वो क्या क्या चीजें हैं उनको आपका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है तुम्हें पूरी दुनिया के साथ। इसके अलावा ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग। देखो रेट माइनिंग वगैरह आजकल आपका ना न्यूज में चल रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिल सकता है तुम्हें। अब आते हैं चैप्टर 5 की तरफ। अगर तुम चैप्टर 5 की तरफ चलते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक्सप्लेन की कंसेप्ट, जिसमें आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, इनको आपको समझाना है। उसके अलावा फुट लूज इंडस्ट्री, एग्री बिजनेस, ये सारी चीजें भी आपको कंसेप्चुअली क्लियर करनी है। इसके अलावा एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकल इंडस्ट्रीज। अब जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वहां पर बसी हुई लोकल इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करते हुए जा रहे हैं, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ आए हैं? अगर आए हैं तो जल्दी से अभी आपका लिख कर रख लो, ताकि आप जब इस क्वेश्चन का आंसर दो तो वो भी आ जाए। और मुझे बताना, मतलब कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, किसके बेसिस पर? एक तो साइज के बेसिस पर, लार्ज, स्मॉल, ऐसे, फिर रॉ मटेरियल के बेसिस पर, फिर ओनरशिप के बेसिस पर, फिर आउटपुट के बेसिस पर। इनके बेसिस पर आपका कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इनको भी आपका एक जगह आपको पता होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी एक क्वेश्चन आपका फेमस रहता है। चैप्टर नंबर 6 पर आओगे तो टर्शरी और क्वार्टरनरी, जितनी भी आपका ये चैप्टर के अंदर एक्टिविटीज हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो डिफरेंशिएट टाइप ऑफ या डिफरेंट टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। उसके अलावा एक जो तुम्हें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखेंगे वो ये रखेंगे कि कई बार आपका ना ये टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती हैं, बीपीओ, आउटसोर्सिंग, केपीओ, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये सारे आपका क्या होते हैं, इनसे भी आपका क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बात करें, सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। बट उसके अलावा ये क्वेश्चन जो आप तुम देख रहे हो ना मेरे साथ, ये वाला, कि दुनिया में जो रेल नेटवर्क आपका बिछा हुआ है उसमें जैसे आपका साइबेरियन रेलवे, फिर उसके अलावा ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, फिर ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, कैसे अलग अलग जगह पर आपका रेलवे इंपॉर्टेंट आपका है और इनके क्या क्या अलग अलग सिग्निफिकेंस है, इंडिया में कौन कौन सी तरीके आपके होती हैं, उन चीजों को समझते हैं। डिस्कस हाउ स्विस कैनाल एंड पनामा कैनाल सर्व एज अ मेजर गेटवे ऑफ कॉमर्स एज बोथ ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। अब ये स्विस कैनाल वाला आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि ये स्विस कैनाल जो एसोसिएट है ये आजकल आपका न्यूज में बना हुआ है, तो इस साल यहां से भी आपका बेसिकली सीबीएसई क्या कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है। डिस्कस हाउ मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैव मेड कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज अ रियलिटी। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही मतलब एकदम लॉजिकल और कंटा पीस आपका क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर तुम आपका और आगे बढ़ोगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस को तुम्हें सबसे पहले आपका क्या करना है, याद रखना है। अगर तुमने ये कंडीशंस नहीं रखी अपने सामने तो तुम्हें मैंने जितना भी चाहे भले ही पहले बता दिया हो, चाहे मैंने तुम्हें सारी चीजें आपका लिख के दे दी हो, चाहे मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया हो, बट वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसमें 3 कंडीशन तुम्हें दी है मैंने। सबसे पहले आते हैं तुम्हारे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये तुमने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं तो उनको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना ही करना है। दूसरा होता है आंसर राइटिंग। अगर भाई साहब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो लगातार तो तुमसे बड़ा 30 मार्क का कोई नहीं है, बट अगर तुमने आंसर राइटिंग को अच्छे से और अभी भी इफेक्टिवली नहीं किया है तो तुम रेस में थोड़ा सा पीछे हो चुके हो। बट क्या अभी भी आपका उस रेस को जीता जा सकता है? बिल्कुल जीता जा सकता है, अगर तुम 10 दिन लगातार आपका बैठकर लिखते जाओ। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ यह है कि हमारा बच्चा जो 10th के बाद क्या करता है, लिखना भूल जाता है।
वो कॉपी किताबें आपका स्कूल में बनाता नहीं है, मैडम आपका डांट डांट के थक जाती है क्योंकि उसके ऊपर आपका कोई मारने मुड़ने वाला नहीं है। आजकल आपका वैसी दिक्कतें हैं, उसको कोई कुछ कहता नहीं है। तो हमारा बच्चा कब लिखता है? सिर्फ पेपर के टाइम पे। और इसीलिए आपका ये कहा भी जाता है कि जो ये दिमाग है ना, ये तुम्हारा स्टॉप हो जाता है और फिर तुम कंपेयर किए जाते हो जब IIT या फिर आपका नीट वगैरह वाले बच्चों से, कॉमर्स वाले बच्चों से, तो फिर तुमको पीछे क्यों समझते हैं? क्यों? क्योंकि भाई हमारा बच्चा ना आप मेहनत करना भूल जाता है और वो लोग लगातार आपका 11 12 में भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो तुमको भी मेहनत करनी है भाई, तुम्हें पीछे नहीं रहना है। तुम्हें पीछे रह के आपका ये नहीं बताना है कि जिस स्ट्रीम में तुम हो वो दुनिया की और सबसे, पूरे अगर देश की भी बात कर दूं तो सबसे बेहतरीन स्ट्रीम है वो। क्यों? क्योंकि सबका आपका डायरेक्शन लाइफ की तरह भी है, वो बाद में समझ में आता है लोगों को, बट तुम आपका पहले ही समझ जाते हो। तो इसलिए तुम्हें आंसर राइटिंग बहुत जरूरी करनी है। इसके अलावा MCQ क्वेश्चन जो हैं ये रामबाण हो सकते हैं। 17 MCQ हैं तुम्हारे पास। अगर तुम 70 नंबर में से 17 MCQ कर लो और उसके अलावा मैपिंग भी अच्छे से कर लो, तो उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो सिर्फ पास होने आए हैं, मतलब ह्यूमैनिटीज लेके भी आपका तुम सिर्फ पास होने आए हो, तो ये भी कर लोगे तो भी तुम पास हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 3 कंडीशन मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं। अगर ये तुम तीनों कंडीशंस पे आपका फुलफिल उतरते हो तो भाई साहब तुम्हारी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, दुनिया आपका तुम्हारी तरफ हंस रही होगी और तुम आपका नाच रहे होगे, बोले भाई साहब सब सही चल रहा है, और नाचते रहो फिर। ठीक है? तो मैं तुमसे सिर्फ आपका इतना सा ही कहूंगा कि चंद लाइनें हैं। वो भी बड़े अभागे होंगे जिन्होंने युद्ध को कभी ना देखा होगा। वो भी बड़े अभागे होंगे जिन्होंने युद्ध को कभी ना देखा होगा। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। ना तो तुम्हें इस युद्ध को छोड़ना है और ना ही तुम्हें इस युद्ध से भागना है। युद्ध मतलब आपका सिर्फ तलवारबाजी लेकर आपका करना नहीं होता। उस युद्ध से दुनिया आपका चाहती है युद्ध में जाना, पर तुम्हें युद्ध में आपका ऐसे वाले युद्ध नहीं लड़ने हैं कि तलवार लेकर चले गए। तुम्हारा युद्ध अभी क्या है? तुम्हारा स्ट्रेटेजी आपका ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हें 12th में एक्सेल करा कर दे। तुम्हारा आपका युद्ध क्या है? बेस्ट नंबर लेकर आना, मां बाप को आपका प्राउड फील करवाना, अपने आसपास आपका रह रहे लोगों को सबको खुश देखना, और तुम खुद के लिए आपका जो काम करते हुए आ रहे हो उस चीज को प्राउड फील करवाना। यह है तुम्हारा युद्ध। समझ गए मेरी बात? तो तुम्हें ना तो भागना है छोड़कर और ना किसी प्रण को तोड़ना है। जो आपका फैसला किया है उसमें विजयी होकर दिखाओ। दुनिया बाहें खोलकर तुम्हारा इंतजार कर रही है कि अब आएंगे आपका वो लोग जो कि इतिहास रचेंगे। समझ गए? मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि आपको इस पूरे आपका स्ट्रेटेजी से कुछ एडवांटेज मिलेगा, और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सिलेबस कवर करने के चक्कर में तुम ये वाले आपका चीजों को बहुत पीछे छोड़कर चले जाओ। मैं फिर से कहूंगा, गलती मत करना। बार 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 किया गया रिवीजन बहुत अच्छे से जब पेपर में बैठे होगे तो वो पेपर में लिखते हुए कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसका मैं वादा तुमसे करता हूं। वो होता इसीलिए है क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया होता और एंड में जाकर थोड़ा थोड़ा पढ़कर गए होते हैं, और फिर वो कुछ याद आ रहा होता है, कुछ कहीं याद आ रहा होता है, किसी चैप्टर का कहीं पे मिक्स हो जाता है और फिर वो सारी पटरी आपका खराब हो जाती है। फिर होता है ब्लैंक आउट। ये होते हैं पेपर में बैठने के बाद कंडीशन। तुम्हें वो नहीं करना है, खुश रहना है, अपने आप को काम डाउन करते रहना है, अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती रहनी है, प्रैक्टिस करनी है, अंत तक लड़ाई लड़नी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ईयर will bring a lot of change for you. You are the only hope of your parents. Don't let that down. Keep self-confidence in yourself. You are the leaders. Jai Hind.